हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य वंश। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? मौर्य वंश के बारे में। ये एक्चुअली बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, व्यक्तित्व हैं ना, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस किस एग्जाम के लिए क्या क्या पार्ट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनते रहिए, आराम से समझते रहिए, नोट बनाइए और रट जाइए। फिर आके बताइए कि कौन सा एग्ज़ाम ऐसा है जो आपसे ना निकला हो, कोई भी हो, पीसीएस से लेके नीचे तक का। चलो बात करते हैं। इनके बारे में बात हो गई थी। ये क्या थे? घनानंद, नंदवंश के अंतिम शासक। मैंने बताया था बहुत ही कुटिल धूर्त शासक था, तो इससे पूरी प्रजा सब कुछ त्रस्त थे। तो इसी का ही क्या होगा, कौटिल्य पहले इसी के ही दरबार में रहता है और ये उनकी कर देता है बेइज्जती कर देता है। तो कौटिल्य क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य में देखते हैं कि इसके अंदर शासक बनने के गुण हैं, उसको तैयार करते हैं और बाद में इस पर आक्रमण करके स्थापना होती है क्या? मौर्य वंश की। ये 323 बीसी, कहीं कहीं 322 बीसी का जिक्र है, ईसा पूर्व में बात हो रही। यहाँ से मौर्य वंश की आपकी स्थापना हो जाएगी। इसके कुछ स्रोतों की बात कर लेते हैं कि कहाँ से इस वंश की जानकारी मिलती है। ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों की जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य इसके रचयिता थे, है ना, और यहाँ से जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। दूसरा स्रोत क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज दरबार में आया था, किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहाँ से भी इनकी जानकारी मिलेगी। कुछ यूनानी लेखक थे, स्ट्राबो, जस्टिन, एरियन और प्लूटार्क। स्ट्राबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था और एरियन और प्लूटार्क ने क्या बोला था? एंड्रोकोटस, है ना। और इसकी पहचान फिर चंद्रगुप्त मौर्य से कौन करेगा? आगे चल के इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और ये भी वो फैक्ट हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलते। ठीक है। अभिलेखी साक्ष्य। इसके कुछ अभिलेखी साक्ष्य। अभिलेख क्या होता है? जो लिखे जाते हैं, चाहे वो तामपत्र पे हो चाहे पत्थर पे हो, अभिलेख लिखे जाते हैं। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, ये बहुत जगह काम आएगा आपको। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। शकवंश का एक बंदा था रुद्रदामन, इनकी भी चर्चा करेंगे। इन्होंने जूनागढ़ में एक अभिलेख लिखाया था, उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया था कि जो आपकी सुदर्शन झील है गिरनार में, गुजरात की, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई थी, तो उसमें इनका जिक्र होगा। अब पहला शासक की बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की। कौन थे, क्या था, कैसे था? ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक। मुद्रा राक्षस तथा कथा सरित सागर में इसे शूद्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखदत्त ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। ये तुरंत जो भी इधर मैं नोट करूं वो भी नोट कर लिया करो, है ना। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाखदत्त। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंडोकोटस की पहचान किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। मैंने बोला था किसने सेंडोकोटस बुलाया था और किसने एंडोकोटस बुलाया था। तो सेंडोकोटस की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इन्होंने पहचान की कि जो सेंडोकोटस बोला गया है वो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला गया। एक और फैक्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप करके एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का क्या किया था? इसको पढ़ा था, है ना। तो ब्राह्मी लिपि जो होती है, संस्कृत जो लिखी जाती थी वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती थी। तो इस लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसिप पढ़ता है, तभी ये पता चलता है कि इन अभिलेखों में लिखा क्या है। अब 305 ईसा पूर्व किसका काल है? चंद्रगुप्त मौर्य का ही काल है। आसपास सेल्यूकस निकेटर क्या करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध, चंद्रगुप्त से क्या करेगा? युद्ध करेगा। इसके पहले कौन आया था? इसके पहले आया था आपका क्या बता? सिकंदर। सिकंदर इसके पहले आएगा यहाँ पे, और उसकी सेना वितस्ता जो आपकी नदी है उसको पार करने से मना कर देगी, क्योंकि महापद्म नंद की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी। ठीक है। तो उसकी सेना भाग जाएगी। अगली जो हिम्मत करेगा वो कौन करेगा यहाँ पे? सेल्यूकस निकेटर। ये इसी का ही सेनापति था।
सेल्यूकस आएगा, इसको हरा देगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्या करेगा, 4 राज्य काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये 4 राज्य किसको दे देगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। तथा इसकी पुत्री जिसका नाम था हेलेना, उसका विवाह भी किससे कराएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से। इसके बारे में थोड़ी सी और व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता था, जैन धर्म को मानता था। जीवन के अंतिम चरण में जैन मुनि भद्रबाहु, जैन मुनि था भद्रबाहु, है ना, 2 थे, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र, और दूसरे थे भद्रबाहु। ये कहाँ इनका स्थान था, पटना में, पाटलिपुत्र। तो वहाँ पे ये भद्रबाहु के साथ जाते हैं, श्रवण बेलगोला करके स्थान है, बहुत ही फेमस स्थान है, मोदी जी भी गए थे वहाँ पे, कर्नाटका में है श्रवण बेलगोला। वहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर का है, उनको बाहुबली भगवान भी बोला जाता है। ये थे आदिनाथ, जैन धर्म के जो प्रथम प्रवर्तक थे, उनके पुत्र थे। तो यहाँ पे जाके ये संलेखना विधि द्वारा क्या प्राण त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। अब इनके बारे में, इनका मौर्य प्रशासन, उसकी चर्चा हम लोग बाद में एक उसमें कर लेंगे कि मौर्य कला की बात कर लेंगे। दूसरे किरदार जो आए हैं वो हैं बिंदुसार, इन्हीं के पुत्र थे। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म मानते थे, जैन धर्म। बिंदुसार क्या मानेंगे, आजीवक संप्रदाय को, इसके अनुयायी रहेंगे। तो कितना लिबरल लोग हैं ये लोग, फैमिली में पिता अलग धर्म का है, पुत्र अलग धर्म का है। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन रहेगा कि इस क्षेत्र में जो समृद्धि आई उसका भी एक रीजन ये रहेगा। इसे अमित्रघात या भद्रसेन कहा जाता था। ये डायरेक्ट उपाधियाँ पूछ लेते हैं, अमित्रघात उपाधि किसकी थी या भद्रसेन किसकी थी। इसके शासनकाल में सीरिया के शासक एंटिओलकस, सीरिया का शासक था एंटिओलकस, उसका राजदूत डायमेकस या डायोनिसियस आए थे। ठीक है, तो इसके राजदूत आए थे। एंटिओलकस का राजदूत एक्चुअली डायमेकस था। एक और शासक था हेलियोडोरस करके, वो कौन था, उसका डायोनिसियस था। और ये मैं बता चुका कि आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। तो यहाँ से बिंदुसार की कहानी खत्म होती है। अगला कौन बनेगा शासक, इनका नाम सबको पता है। 3 ही लोगों को महान बोला जाता है, अशोक, अकबर और सिकंदर, है ना। तो अकबर बाद में आएंगे अपने मुगल काल में, अशोक की अभी चर्चा शुरू हो ही रही। सिकंदर की थोड़ी बहुत मैं बता चुका कि सिकंदर ने 323 बीसी के आसपास, 26 बीसी खासतौर से 326 बीसी के आसपास इंडिया पे आक्रमण किया था। अशोक के बारे में 273 बीसी में इसने क्या किया था, ये एक्चुअली राजगद्दी पे 273 बीसी में ही बैठ गया था, लेकिन इसका राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ था, 269 बीसी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है। शुभद्रांगी का पुत्र था, इनका मतलब माता का नाम था शुभद्रांगी। महेंद्र तथा संघमित्रा इसके पुत्र और पुत्री थे। तो पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और संघमित्रा। इन दोनों को बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजेंगे, श्रीलंका। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी इसके अन्य नाम थे, जो इनके शिलालेखों पर नाम मिलते हैं। उसमें एक नाम था देवनाम प्रिय, दूसरा था प्रियदर्शी। ठीक है, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम की जानकारी मिलती है। एक्चुअली 4 अभिलेख हैं, मास्की गुर्जरा तो यहाँ लिखा है, तीसरा लिख लो नेतूर, चौथा था उदय गोलम, नेतूर, चौथा था उदय गोलम। इन अभिलेखों में अशोक के रियल नाम की जानकारी मिलती है। राज्याभिषेक मैं बता चुका हूँ, गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद 269 बीसी में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक। इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्य करके एक बौद्ध गुरु थे, उन्होंने क्या किया था, इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। पहले ऐसे थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 बीसी में, राज्याभिषेक तो 269 में हुआ था, तो 261 बीसी में ये क्या, कलिंग युद्ध लड़ेंगे। और कलिंग युद्ध में बहुत ही भीषण नरसंहार होगा, है ना, भीषण नरसंहार यहाँ पे होता है। इसमें लाखों लोग घायल होंगे, लाखों की जान जाएगी। इससे ही इनका क्या होगा, हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, धम्म का मार्ग अपना लेंगे। धम्म मतलब एक प्रकार का धर्म या नैतिक मूल्यों पे चलेंगे। फिर
10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की। ठीक है, जब इनका राज्याभिषेक हुआ 8वें वर्ष ये क्या करेंगे, कलिंग की विजय। इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन होगा, मोगली पुत्र तिस्य के शिष्य बनेंगे, ये बौद्ध धर्म अपनाएंगे। 10वें वर्ष मतलब कलिंग विजय के जस्ट 2 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा करेंगे। और 20वें वर्ष ये कहाँ जाएंगे, बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी, और वहाँ पे क्या करेंगे, उसको कर मुक्त कर देंगे। एवं जो भाग कर था, मतलब फसलों का भाग के रूप में लिया जाता था, उसको भी क्या कर देंगे, 1/8। मतलब बहुत सारे कर थे तो बाकी सारे कर खत्म कर दिए, भाग कर को भी क्या किया, 1/8। यहीं पे एक रुम्मिन देई अभिलेख है, वहाँ से इसकी जानकारी मिलेगी। क्या नाम था, आगे नाम मिलेगा, सारे अभिलेखों के बारे में चर्चा होगी, टेंशन नहीं लेने का। अब कहते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में राजा महाराजा जो भी शासक है वो क्या करता था, पत्थर पर, शिला पर या स्तंभों पर या धातुओं पर अपने लेख लिखवाता था अपनी लिपि में, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते थे अभिलेख। जो शिला पे लिखा वो शिलालेख हो जाएगा, जो पत्थर पे लिखा या स्तंभों पे लिखा स्तंभ लेख हो जाएगा, जो धातु पे धातु लेख हो जाएगा, तामपत्र पे तामपत्र हो जाएगा। अब इस अभिलेखों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी एक लिपि थी जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जैसा मैंने एक और लिपि के बारे में चर्चा की थी जिसको बोलते हैं चित्राक्षर लिपि। इसकी चर्चा कब हुई थी, हड़प्पा काल में, जिसको बोलते थे भाव चित्रात्मक लिपि भी जिसको बोला जाता था। तो हड़प्पा काल में ये लिपि आई। ये भी क्या बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि, क्योंकि इस लिपि का जो उदय हुआ था वो हुआ था आपका आरमाइक लिपि से, और आरमाइक लिपि कहाँ से आई थी, ईरान से। तो सेम उसी को फॉलो करके इन्होंने खरोष्टी लिपि बनी। तो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये कहाँ पड़ते थे आपके, भारत ऐसे है जो पूरब में, नॉर्थ ईस्ट में, ये वाला जो कश्मीर है इसके बाद यहाँ पे आपका क्या पड़ेगा, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख। तक्षशिला से आरमाइक लिपि, और आगे चले जाएंगे तक्षशिला तो वहाँ से क्या मिलेगा इनको, आरमाइक लिपि में, वो ईरान को ही पूरा लिपि फॉलो कर ली। अब बृहद अभिलेख की बात कर लेते हैं। मैं बोला अशोक के अभिलेख थे, कुछ लघु थे, लघु शिलालेख या स्तंभलेख, कुछ बृहद स्तंभलेख थे, शिलालेख थे। तो बृहद अभिलेख इनके कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। धौली कहाँ पे, उड़ीसा में। तो डायरेक्ट अभिलेख और उनके स्थान के बारे में लोग बाग पूछ लेते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो सुन लो ध्यान से, और इसका मैं हल्का से इसके बारे में जानकारी दे दूंगा तो याद करने में थोड़ा आपको सहूलियत होगी। धौली आपका उड़ीसा में, पुरी जिला में। तो पहला धौली और जौगढ़ दो हैं आपके कहाँ, उड़ीसा में, तो ये ध्यान रख लो। कलसी या कालपी, मेनली कालसी बोलते हैं इसको, कलसी या कालसी, ठीक है, यहाँ पे कालसी कर दो। ये उत्तराखंड में आपको मिलेगा अभिलेख। अगला सोपरा या सोपारा, नाला सोपारा का नाम सुना होगा आपने, वहीं से समझ लो, वहीं से ड्राइव होके आया, ये बंदरगाह था। तो सोपरा जो है आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। एरारगुड़ी ये आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश में। गिरनार का मैंने बताया, एक तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख मिला था, दूसरा आपका अशोक का अभिलेख भी गिरनार से मिलेगा। गिर है एक जगह, शासन गिर बोलते हैं, जहाँ पे एशियाटिक लायंस भी पाए जाते हैं। एशियाटिक लायंस मतलब एशियाई शेर, चीते कहाँ पाए जाते हैं, एशियाई चीते पाए जाते हैं गुजरात के गिर, जो आपका नेशनल पार्क है। लघु शिलालेखों की बात कर लेते हैं। ये लघु थे, मतलब अपनी उसमें साइज में क्या थे, छोटे थे, है ना, तो इनको बोला जाता था लघु शिलालेख। ब्रह्मगिरी आपका मैसूर से मिला है। सिद्धपुर कहाँ से मिला, मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। अब सोचो अशोक का वो कहाँ तक विस्तृत था, साम्राज्य देख लो आप, इंडिया में साम्राज्य अगर अशोक का देखोगे, ऐसे मैं ये बना दूँ इंडिया का मैप हल्का सा, तो इंडिया का अशोक का साम्राज्य विस्तार देखो, मैसूर, और यहाँ पे नीचे चले जाओ, ये मैसूर है, ये आपका गिर है, गिरनार गुजरात में। यहाँ पे तक्षशिला,
यहाँ पे आसाम में भी मिलेगा। सोचो पूरी इंडिया और आगे पाकिस्तान, उसके आगे ईरान के रास्ते तक पूरा साम्राज्य और दक्षिण तक, कितना बड़ा विशाल साम्राज्य था ये देखो मौर्य साम्राज्य। उसके बाद इतना विशाल साम्राज्य आपका कब होगा? इतना विशाल तो होगा ही नहीं, आगे चल के एक समुद्रगुप्त आएंगे तब विशाल साम्राज्य बनेगा, अशोक के काल में जो था। इसके बाद अकबर के काल में एक विशाल साम्राज्य बनेगा। अहरौरा, ये अभिलेख यूपी का है, मिर्ज़ापुर में है। सारो मारो एमपी में है। नेत्तुर उदयगोलम की मैंने बात की, गुर्जरा, मास्की, नेत्तुर, उदयगोलम, ये 4 अभिलेख थे जिसमें अशोक का नाम मिलता है। तो नेत्तुर आपका मैसूर में था, गुर्जरा आपका एमपी में था, मास्की आपका कहाँ था? कर्नाटका में। ठीक है, आगे चलते हैं। लघु स्तंभ लेख, अभी लघु शिलालेख की बात हो रही थी पहले। शिला का मतलब मैंने बताया था चट्टान होता है, शिला मतलब चट्टान। तो चट्टान पे जो लेख लिखेगा वो शिलालेख, और जो स्तंभ पे लिखेगा वो क्या होगा? स्तंभ लेख। अब लघु स्तंभ लेखों की बात, इन पे क्या है मेनली इसने राजकीय घोषणाएं कराई थी। इसने बोला था, जो इसने 11 स्तंभ लेख लिखे थे उनमें भी प्लस यहाँ राजकीय घोषणाएं, जो रुम्यनदेही अभिलेख था, यहाँ पे क्या किया था उसने? सभी कर माफ कर दिए थे। कर माफ, भाग कर कितना? 1/8। तो इस प्रकार से जो राजकीय घोषणाएं थी वो इन अभिलेखों पे थी। सांची का सबने नाम सुना है, सांची एमपी में पड़ता है। सांची का अभिलेख, सारनाथ का अभिलेख, सारनाथ में ये अभिलेख थे। स्तूप भी है सारनाथ में। रुम्यनदेही, रुम्यनदेही मैंने बताया है कहाँ होगा ये? लुम्बिनी में। कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो कौशाम्बी अभिलेख। निगाली सागर, ये नेपाल में पड़ता है। वैशाली का नाम सबने सुना होगा, ये बिहार में पड़ता है। ये सारे एक एक फैक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। डायरेक्ट आपको अभिलेख का नाम देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बात करते हैं अशोक के गुहा लेख। गुहा मतलब गुफा में। गुफा में जो अशोक ने अभिलेख लिखा है ना, पत्थरों को काट के अभिलेख लिखा है। तो एक तो अभिलेख लिखा है वहाँ पर, दूसरा वहाँ गुफाओं का क्या यूज होगा? बिहारों के रूप में। जो आपके बौद्ध भिक्षु होंगे, आजीवक संप्रदाय होंगे, उसमें अशोक क्या करेगा? दान में दे देगा। तो यहाँ पर रह के आवास बने होते थे, वहाँ पे लोग रहते थे, प्लस उसी के पीछे स्तूप रहेगा, चैत्र रहेगा, तो वहाँ रहेंगे और बाकी जगह पूजा करेंगे। इस तरीके से ये होते थे। यहाँ पे एक चैत्य गवाक्ष होता था। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे सब कुछ बताएंगे, गुहालेख में क्या होता है, कहाँ चैत्य गवाक्ष था, कहाँ आंगन था, कहाँ घर थे। अभी नॉर्मल सा जान लो। तो दक्षिण बिहार, बिहार के दक्षिण में पड़ता है गया जिला, सबने नाम सुना होगा। इसमें अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ थीं, उनको कटवा के गुफाएं बनवाई थी और आजीवक संप्रदाय के लोगों को क्या कर दी थी? उसको दान में दे दी थी। फिर अशोक का एक पौत्र आएगा दशरथ, इसने क्या किया था? गया में ही नागार्जुनी पहाड़ियाँ थीं, उनको कटवा के मतलब गुहा विहार इसने भी आजीवक संप्रदायों को क्या किए थे? दान में दिए थे। कुछ फेमस गुफाएं थी जिसमें एक थी सुदामा, एक थी कर्ण चौपड़, एक थी पर्णकुटी, है ना। इस तरीके से गुफाओं के नाम थे जो इसने दान में दिए थे इन दोनों लोगों ने। तो ये हो गई इनकी गुफालेख की बात। ये पूछा जाता है मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला बीपीएससी मेंस में तो कंफर्म ये पूछा ही जाता है, क्वेश्चन रिपीट होके। तो इसमें किसकी बात करनी है? स्तंभों की, चैत्य की, बिहार की, स्तूप की, अभिलेख की, मूर्तियों की। मूर्तियाँ भी 2 प्रकार की, राजकीय मूर्तियाँ और कौन सी मूर्तियाँ? लोक कला, जो लोक कला आम लोगों द्वारा, उसमें यक्ष यक्षिणियों की, परखम के यक्ष, इन सब की बात हो जाएगी। प्लस पाटलिपुत्र का राजप्रसाद वगैरह की बात होगी। इस तरीके से जब आप मौर्य कला को ड्राइव करोगे, सारी मौर्य कला आ गई, इन्हीं हेडिंगों के अंदर लिख दो, तो ये आपका बिहार बीपीएससी मेंस का आंसर बन जाता है। बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड या यूपी पीसीएस या यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये स्तंभ कहाँ से आया, ये वो। तो जिसके लिए जो जानकारी ज़्यादा ज़रूरी होगी वो मैं यहाँ पे हाईलाइटेड करता जाऊँगा। जानकारी सारी दूंगा, लेकिन जो हाईलाइटेड करूँ, जो एग्ज़ाम देने वाला है वो उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़े। अब आते हैं अशोक के दीर्घ शिलालेख या दीर्घ स्तंभ लेखों पर। दीर्घ स्तंभ लेख कौन कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं। कौशाम्बी, कौशाम्बी में क्या किया था? यहाँ से अकबर ने इस अभिलेख को कहाँ लेके आ गया था? इलाहाबाद। ठीक है।
दूर से दो अभिलेख थे, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। इसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके आ गया था? दिल्ली में। दिल्ली टोपरा पड़ता है आपका सहारनपुर में, और दिल्ली मेरठ कहाँ पड़ता है? मेरठ में। इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक कहाँ लाया था? दिल्ली। दो अभिलेख आपके दीर्घ स्तंभ लेख खासतौर से, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरराज। ये कहाँ? पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिम में, एकदम पश्चिम में पहला जिला पड़ता है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से लाया था। ठीक है मतलब पश्चिमी चंपारण में ये थे। अगला था रामपुरवा। रामपुरवा पड़ता है आपका पूर्वी चंपारण में, तो रामपुरवा अभिलेख था आपका पूर्वी चंपारण में। तो ये सारे आपके क्या हो गए? दीर्घ स्तंभ लेख। स्तंभ बने रामपुरवा में, स्तंभ के ऊपर क्या है? नटवा बैल। इनके अब जो स्तंभ हैं उसकी कुछ क्वालिटी है, लोग बोलते हैं कि ये ईरान से कॉपी किए गए। तो जब मैं आर्ट पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा आपको डिटेल में। खासतौर से एकाश्मक पत्थर पे बना होगा, यहाँ पे एक अवांगमुखी कमल होगा, कमल होगा उल्टा कमल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चौकी होगी, उसके ऊपर पशु आकृतियाँ होंगी, चक्र होगा, इस तरीके। तो पशु आकृतियाँ होती थी। तो कहीं पे सिंह है, जो अशोक चक्र का आपने देखा होगा, अशोक चिन्ह, उसमें क्या है? ऊपर सिंह की मूर्ति मिलती है। लेकिन रामपुरवा ऐसा है जहाँ पे बैल की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, अब मौर्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। क्या हुआ था? शासन सुचारू रूप से चलाने हेतु 5 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। तो 5 प्रांतों में पूरे राज्य को इन्होंने विभाजित किया, जिसको क्या बोला जाता था? चक्र। प्रांतों का प्रशासन कौन करता था? कुमारामात्य नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। जिलों को क्या कहा जाता था? आहार या विषय, और जिलों के प्रमुख को विषयपति। ठीक है, अब नगर प्रशासन की बात कर लेते हैं। नगर प्रशासन मेन नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका पूरा वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। मेगास्थनीज, इसने इंडिका में पूरे नगर प्रशासन का बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र जो था चारों तरफ से लकड़ी की दीवारों से घिरा था, उसके बाहर एक खाई थी जिसमें दीवार में छेद थे तीर चलाने के लिए और सब चीज़ों के लिए। महल का उसने वर्णन किया है, और नगर प्रशासन की भी उसने बात की है कि 6 समितियों द्वारा प्रशासन होता था। हर समिति में 5 लोग होते थे, टोटल 30 सदस्य होते थे। तो ये किस किस क्षेत्र से संबंधित समितियाँ थीं? उद्योग से, विदेशी से, जनगणना से, व्यापार से, वाणिज्य एवं विक्रय कर से। ठीक है, वाणिज्य से संबंधित थी, विक्रय से एवं विक्रय कर जो आ गया उससे संबंधित थी। अब आ जाते हैं हम लोग सैन्य प्रशासन में। तो सैन्य प्रशासन में क्या था? जो बताओ ना, यहाँ पे कौटिल्य जब वर्णन करेगा ना तो चतुरंगी सेना की बात करेगा। ठीक है, कौटिल्य 7 अंग भी बताएगा, राज्य, कोष, दुर्ग, मित्र, अमात्य। तो ये हम लोग बड़ी डिटेल में बात करेंगे जब मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे या ऑप्शनल वालों के लिए बात करेंगे। अभी तो केवल आइडिया ले लो कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ क्या क्या है। तो सैन्य प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी क्या था? अंतपाल। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने? 6 लाख पैदल थे। ये थोड़ी अति संयोक्ति भी हो सकती है। 50,000 अश्वारोही थे और 9,000 हाथी थे। अब सोचो आज की सेना में टोटल कितने हैं? इंडियन सेना में 12 लाख, जबकि हमारी जनसंख्या कितनी ज़्यादा हो गई। उस टाइम इतनी कम जनसंख्या थी तब भी 6 लाख आदमी थे। ये थोड़ी अति संयोक्ति भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था। कौटिल्य बोलता है कि जिस भी चीज़ से आप कर लगा सको कर लगाओ, क्योंकि कर लगाना राज्य का हक है। इसी से ही राज्य में समृद्धि या कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। जब कर आप लोगे फिर गरीबों की में वितरण करोगे उसको। आज भी इकोनॉमिक्स में क्या होता है? गवर्नमेंट जो कर लगाती है उससे योजनाएं चलाती है, तो आय का पुनर्वितरण ही तो होता है। जब अर्थशास्त्र हम आपको बताएंगे ना, तो आप कहीं भी अर्थशास्त्र पढ़ के आ जाना, यहाँ पे जो जो टॉपिक समझाएंगे, जब कहीं समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ इतने सिंपल तरीके से समझाएंगे सारे टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से कि आपको लगेगा कि यहाँ पढ़ने के बाद आपका क्या क्या चीज़ बदलने वाला है। और आप लोग भी अगर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक अभी इसी बीच में भी मतलब चाहिए, हिस्ट्री चलती रहेगी, कुछ टॉपिक हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में डालिए, वो हम टॉपिक बीच में भी 1-2 टॉपिक कराएंगे।
अब आ जाते हैं अलग अलग विभागों हेतु 27 अध्यक्षों की इसने नियुक्ति की थी, उसको अध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, जो और उच्च अधिकारी था उसको बोला जाता था तीर्थ। ये हो गए अध्यक्ष। तो कृषि में दास यूज होते थे, युद्धबंदी भी क्या होते थे, दास बनाए जाते थे, उनका उपयोग कहाँ, कृषि में होता था। अब कुछ अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। समाहर्ता जो था आपका राजस्व अधिकारी था, ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती, समाहर्ता किसे बोलते हैं। सन्निधाता जो था आपका कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। लक्षणाध्यक्ष क्या था, टकसाल का अध्यक्ष था। पन्याध्यक्ष क्या था, व्यापार वाणिज्य का। और शीताध्यक्ष क्या था, कृषि विभाग का अध्यक्ष। अब कुछ अधिकारी ग्रामीण लेवल पे मिलते थे। रज्जुक जो था स्थानीय स्तर पर मेनली न्याय के लिए नियुक्त किया गया था इसको, लेकिन फिर क्या प्रशासनिक कार्य भी ये आदमी करने लगा था, तो रज्जुक हो गए। तीर्थ पूछा जाता है कि तीर्थ किसे बोलते थे, तो ये उच्च अधिकारी थे। ठीक है, ये चर्चा हो गई हमारी इनके प्रशासन के बारे में सारी। अब अशोक के कुछ शिलालेखों की जानकारी ले लेते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन। तो पहला शिलालेख क्या बोलता है, सभी मनुष्य मेरी संतान है और किसी की भी हत्या करना क्या है, पाप है। तो ये बलि पे बैन लगा देता है, पशु बलि पे, है ना, बलि बंद करा देता है पहले अभिलेख में ही ये सारी बातें। दूसरे अभिलेख में बोलता है चोल, चेर, पांड्य सब इसके क्या है, पड़ोसी राज्य है। तो मतलब इसके पड़ोसी राज्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, द्वितीय अभिलेख से। थर्ड अभिलेख इसका क्या बोलता है, उदारता और सम्मान, सभी धर्मों के प्रति उदारता, उनके प्रति सम्मान की बात करता है। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा ना, थोड़ा ऑप्शनल के हिसाब से बताऊंगा, तो अशोक एक धम्म लेके आया था। धम्म के बारे में जब चर्चा होगी तो फिर मैं बताऊंगा। उसने एक श्लोक दिया था, किम चुम धम्मे, धम्म क्या है, उसका जवाब भी दिया था अपने 6वें शिलालेख में कि अपा सिनौ बहिकायने, अपा सिनौ बहुकायने दया दाने साचे सोचवे माधवे साधवे चा। तो ये बताऊंगा हर एक चीज़ के आपको अर्थ बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। अभी इतना समझ लो कि थर्ड अभिलेख में क्या बोला है, उदारता और सम्मान। 5वें अभिलेख ने इसने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति का जिक्र किया है। 6वें अभिलेख में बोला है कि मैं 24/7 जनता के लिए उपलब्ध हूँ, और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चाहे मैं खाना खा रहा हूँ या शयन कक्ष में विश्राम कर रहा हूँ, जनता से संबंधित मुद्दों से मुझे हमेशा अवगत कराते रहे। 7वां, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वधर्म समभाव की बात कहाँ की गई, तो 7वें अभिलेख में भी हुई है, 12 में भी हुई है, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो 7 में लगाना है। 8वां, धम्म यात्रा की बात की है इसने कि धम्म यात्रा के लिए जाना है ना। 13वां अभिलेख जो था इसका सबसे इम्पोर्टेंट था, कलिंग युद्ध की बात होगी, उसके बाद हृदय परिवर्तन की भी इस अभिलेख में बात होगी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट इसके क्या हो गए, शिलालेखों की बात होगी। अब आ जाते हैं कुछ 1-2 टर्मिनोलॉजी हैं। हिरण्य बोला जाता था नगद में कर देने को, और करसापण बोला जाता है चांदी के सिक्के को। ठीक है, एक एग्रोनोमोई नामक अधिकारी था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एग्रोनोमोई नाम, इसका मुख्य काम था सड़क निर्माण। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मौर्य काल में अशोक तक ही मेन था, आगे चल के एक कार क्या होगा, मौर्य साम्राज्य धीमे धीमे ढह जाएगा। पुष्यमित्र शुंग क्या करेंगे, हत्या करके इसके अंतिम शासक की शुंग वंश की स्थापना करेंगे। तो इनके बारे में कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी होगी, अर्थव्यवस्था के बारे में होगी कैसी थी, तो मेंस वालों का पार्ट है मुख्यतः। इसके बाद सांस्कृतिक मैंने बता चुका हूँ वैसे कला के बारे में, स्तूप चैत्य ब्याह थोड़ा और डिटेल में जब कला कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, शैलियाँ कराऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत और इनके बारे में चर्चा होगी और सीधा हम लोग शुंग वंश पे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग, ये हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया हो, तो इसको लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे डिटेल में पूछे जाते हैं। इसको मैं 2 पार्ट में बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार में जानकारी मिले तो आप पिछली चीज़ से नई चीज़ को जोड़ सकते हो, इसलिए एक ही वीडियो रखा है। जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे, आपको खुद ही लगे कि हाँ फ्रूटफुल जानकारी है, तो इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।